बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आपको आवाज, आई होप आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? जी। ओके, कैसे हैं सभी लोग? आज कुछ थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा-सा हम लेट हो गए सेशन के लिए, बट आई होप सभी लोग रिफ्रेश हो गए होंगे लास्ट सेशन के बाद और अब नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे। ठीक है, पंकज यादव जी का मैसेज आया है, ओके। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप स्क्रीन सभी को विजिबल है? सभी को विजिबल है स्क्रीन? ओके, तो आज जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो कि आज का हमारा सेशन है, वो है अमेंडमेंट इन सेक्शन 194N फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अमेंडमेंट क्या हुआ है सेक्शन 194N में, किसके अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली, मैं थोड़ा-सा एक आपको क्रक्स में बता देती हूँ कि इसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब यूनियन बजट जो आया है 2023-24, उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रपोज किया है, मतलब जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनका जो लिमिट है टू विथड्रॉ कैश विदाउट टीडीएस, उसको बढ़ा दिया है। तो बेसिकली हम ये देखेंगे आज सेशन में कि जो यूनियन बजट आया है न्यू, उसमें क्या लिमिट आई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब अब अप्रैल के पहले जो थी वो लिमिट अलग थी, और अप्रैल के बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या जो चेंजेस बोल सकते हैं हुए हैं, वो हम देखेंगे इस सेशन में। चलिए अब देखते हैं, सर्कुलर टू ऑल ऑफिसेज एंड ब्रांचेस इशूड बाय ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। यस, ठीक है, चलिए वही जैसा कि हमने देखा, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। अमेंडमेंट इन सेक्शन 194N फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ जनरेटर रेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें आगे, क्या दिया हुआ है हमें। अब ये पूरी हमें एक टेबल दी हुई है जो कि सारे ऑफिसेज और ब्रांचेस को इशू की गई है। किसके द्वारा इशू की गई है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले पर्टिकुलर्स में देखेंगे कि लिमिट क्या है इसमें कैश विड्रॉल की, और उसके बाद उसमें बाकी के जो आगे वाले कॉलम्स है उसमें हम देखेंगे कि टीडीएस परसेंटेज कितना है, पहले कितना था और बाद में 1 अप्रैल के बाद कितना हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड वाले कॉलम में लिखा हुआ है, टीडीएस रेट बिफोर 1/4/2023 एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा, सभी को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? ये सब डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा देख ले, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोई बता सकता है? काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स तो काफी सारे हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एक आई एम नॉट आस्किंग द एग्जाम्पल, क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई बता सकता है? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या होता है, एक बोल सकते हैं एक ग्रुप होता है या एक सोसाइटी होती है, एक समूह होता है जो कि साथ जुड़ जाते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक, सोशल या फिर कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल बेनिफिट के लिए या सोशल डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए वो साथ में जुड़ जाते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। हाँ जी, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट जो है फर्स्ट कॉलम, उसमें है कैश विथड्रॉल की लिमिट। सेकंड कॉलम में है टीडीएस रेट बिफोर 1 अप्रैल 2023 एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में है एप्लीकेशन टीडीएस रेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब जो पहले था, पहले वाला यूनियन बजट था लास्ट ईयर वाला, उसमें क्या रेट्स एप्लीकेबल थे, और लास्ट कॉलम में है जो कि अभी करंट वाला यूनियन बजट पास हुआ है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हुआ है, तो उसमें क्या रेट्स एप्लीकेबल है। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें सब कैटेगरीज हमें दी हुई है। सबसे पहली कैटेगरी है कस्टमर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। जो कस्टमर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है, उनके लिए क्या क्या लिमिट है। अब सबसे पहले देखते हैं कैश विड्रॉल
एक्सीड 1 करोड़ एंड अप टू 3 करोड़, मतलब अगर विड्रॉल हुआ है 1 करोड़ के ऊपर और विद इन 3 करोड़, मतलब 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। तो इसमें पहले क्या रेट्स एप्लीकेबल थे टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, दैट वाज 2%, ठीक है। और ये था 1 अप्रैल के पहले। अब 1 अप्रैल के बाद क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसको 0% कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि पहले जो 1 करोड़ की लिमिट थी उस पे भी टैक्स लगता था। 1 करोड़ से फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2 करोड़ का विड्रॉल किया है या 2.5 करोड़ का किया है तो उसमें 2% टीडीएस कटता था। पर अब इस लिमिट को एक्सीड कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ से 3 करोड़ तक एक्सीड कर दिया गया है। मतलब अगर 3 करोड़ का भी विड्रॉल होता है तो उसमें टीडीएस 0%, कोई टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले था 1 करोड़, अब हो चुका है वो 3 करोड़, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 3 करोड़ से 3 करोड़ तक का तो देख लिया। अब 3 करोड़ से अगर ज्यादा होता है तो पहले क्या टीडीएस एप्लीकेबल था, दैट वाज 2%। 1 अप्रैल के पहले इट वाज 2% और थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं अगेन इट इज 2%। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर आप 3 करोड़ तक का विड्रॉल होता है तो उसमें 0% टैक्स होता है। अगर 3 करोड़ के ऊपर होता है तो पहले की तरह जैसा 2% लगता था वैसा ही 2% है, राइट। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, अब हमने पहले देखा था जिन कस्टमर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उनके बारे में हमने देखा था। अब ये है कस्टमर्स नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है। तो उसमें सबसे पहले कैटेगरी क्या है, कैश विड्रॉल एक्सीड ₹20 लाख एंड अप टू 1 करोड़, मतलब 20 लाख से लेके अगर 1 करोड़ तक होता है तो उसमें क्या रहती है, पहले क्या होता था 1 अप्रैल के पहले 2% और 1 अप्रैल के बाद भी 2% ही है। मतलब 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो आपका टीडीएस 2% ही रहेगा जैसा कि पहले था, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश विड्रॉल एक्सीड ₹1 करोड़ एंड अप टू 3 करोड़। अब अगर 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक होता है तो पहले इसमें 1 अप्रैल के पहले क्या टीडीएस एप्लीकेबल था, 5%। पर अगेन अब 1 अप्रैल के बाद इसको कम करके कितना कर दिया गया है, 2%। टीडीएस पहले 5% कटता था, अब कितना कटेगा, 2%। यस। फिर उसके बाद थर्ड है कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 3 करोड़, 3 करोड़ से ज्यादा अगर है तो पहले इसमें टीडीएस कटता था 5% और अब भी 1 अप्रैल के बाद भी अभी भी कितना कटेगा, 5%, ठीक है। अभी तक सबको समझ में आया है क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही क्लियरली हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम फटाफट से। हाँ जी, थर्ड स्लाइड, अब नेक्स्ट स्लाइड है, इसके पहले वाली स्लाइड हम देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मैं एक बार लास्ट में सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देख लिया। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है व्हेन पैन इज नॉट अवेलेबल। अब अगर पैन ही नहीं अवेलेबल है तो उसमें क्या क्या चीज एप्लीकेबल, क्या टीडीएस स्कीम एप्लीकेबल होती है, इसमें दिया है कैश विड्रॉल एक्सीड 20 लाख, तो उसमें टीडीएस कितना कटेगा, डायरेक्टली 20%। ये 1 अप्रैल के पहले भी 20% था, अब 1 अप्रैल के बाद भी 20% ही है। इन केस पैन कार्ड नहीं अवेलेबल है, पैन इज नॉट अवेलेबल, पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया है, ब्रांचेस मस्ट एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशन कोड इज फीडेड करेक्टली एज पर द लिस्ट अटैच फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ विड्रॉल कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ 3 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फ्यूचर। मतलब इसका क्या मतलब है कि ब्रांचेस को प्रॉपरली अपना कॉन्स्टिट्यूशन कोड इंश्योर करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के पास प्रॉपरली एंटर्ड है। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल सकता है, किस चीज का बेनिफिट, जो ये स्कीम 194 आई है इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपकी विड्रॉल लिमिट और टीडीएस लिमिट पे
बहुत अच्छा इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि आपकी विड्रॉल लिमिट भी बढ़ा दी गई है विदाउट एनी टीडीएस। तो इसका फायदा तब मिल सकता है जब प्रॉपर इसका जो भी सारे ब्रांचेस हैं उसका प्रॉपर रिकग्निशन हो किसके पास, बैंक के, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है till necessary setup in finance to comply the above rules of the income tax 1961 is made available, it is advised to all branches offices to claim refund of excess TDS from the head office through regional manager authority setup, and TDS rate for other customers will remain the same as before. अब इसमें क्या बोला है कि जब तक कुछ उसमें प्रॉपर या नेक्स्ट इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं आता है इस पॉलिसी में, तब तक जितने भी ब्रांचेस या ऑफिसेस का एक्सेस टीडीएस हो रहा है तो वो उस चीज का क्लेम ऑफ रिफंड मांग सकते हैं। किससे मांग सकते हैं? हेड ऑफिस से, थ्रू रीजनल मैनेजर अथॉरिटी। हेड ऑफिस से मांग सकते हैं किस अथॉरिटी के द्वारा? रीजनल मैनेजर अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है clarification regarding deduction of TDS on payment of deduction of TDS on payment of generator rent। ठीक है, अब जनरेटर रेंट के केस में डिडक्शन ऑफ टीडीएस के पेमेंट पे क्या रूल है ये देख लेते हैं। It has been observed that most of the branches are not deducting TDS or deducting TDS under wrong section in case of payment made for services of power supply by the way of rent, generator, solar power। ठीक है, अब बहुत जगह पे ये मिसमैनेजमेंट देखा गया कि कई जगहों पे जहाँ पे रेंट के बेसिस पे पावर सप्लाई मिलती है उस केसेस में टीडीएस बहुत ही गलत तरीके से डिडक्ट होता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई की है। क्या क्लैरिफाई किया है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी। अब फर्स्ट पॉइंट है इफ फिक्स्ड कंसिडरेशन इज पेड फॉर द यूज ऑफ जनरेटर एंड डीजल कॉस्ट इज बोर्न बाय द वेंडर, इट इज नॉट रेंटिंग ऑफ मशीनरी। अब अगर इसका जो जनरेटर का जो फिक्स्ड कंसिडरेशन है डीजल का, ठीक है, तो अगर ये वेंडर इसको बियर करता है तो इसको रेंटिंग में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, so hence section 194C will be applicable having threshold limit of rupees 30,000 or rupees 1 lakh फॉर सिंगल और एग्रीगेट पेमेंट। अगर सिंगल पेमेंट है तो उसमें 30,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, और अगर एग्रीगेट पेमेंट है तो उसमें कितनी होगी? 1 लाख की एग्रीगेट पेमेंट काउंट होगी। ठीक है, बट ये तब एप्लीकेबल होता है जब डीजल की कॉस्ट जो है वो कौन बेयर करता है? वो वेंडर बेयर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या दिया है हमें? if the fixed consideration is paid for the use of generator and diesel cost is borne by the bank। अब यहाँ पे क्या बोला है? अगर वेंडर नहीं बेयर कर रहा है, वो कौन बेयर कर रहा है? बैंक बेयर कर रहा है। then it is renting of the machinery, and hence section 1941 will be applicable having threshold limit of 2,40,000। अब पिछले स्लाइड में हमने देखा था थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 30,000 और 1 लाख। पर अगर ये सारा जो कॉस्ट है वो बैंक बेयर करता है तो फिर उसको रेंटिंग ऑफ मशीनरी में काउंट होगा। और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 1941 1941 विल बी एप्लीकेबल। और इसमें थ्रेश होल्ड लिमिट कितनी होती है? 2,40,000। हाँ जी निखिल जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। Since threshold limit mentioned above is for single pan and it is not possible to check whether the same vendor is providing service in other branch or office of our bank, it is here to advise that from April 2023 onwards, kindly arrange to deduct TDS under section 194C at the rate of 1% for individual or HUF at 2% for others। ठीक है,
अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि सिंगल पैन पे ही थ्रेश होल्ड लिमिट बनाई जाए, क्योंकि सिंगल पैन पे और मल्टीपल पैन पे थ्रेश होल्ड लिमिट अलग अलग रहती है। ठीक है, तो उसमें सेम वेंडर है कि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अप्रैल 2023 के बाद इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक चीज फिक्स कर दी है कि इस केस में टीडीएस कौन से सेक्शन के अंडर, 194C के अंडर 1% कटेगा फॉर इंडिविजुअल और HUF एंड 2% फॉर अदर्स। 1% इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रहेगा और 2% अदर्स के लिए रहेगा। ठीक है, ये किस पे रहेगा, रेंट ऑफ जनरेटर, सोलर पावर या एक्सेट्रा, जो भी हमने पुरानी स्लाइड्स में देखा। ठीक है, तो ये अप्रैल के बाद इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया है, परसेंटेज इसका फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे दिया है एनेक्शर और कोड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें कोड दिया है इस सेक्शन के अंडर किस एनेक्शर में कौन से कोड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब कोड दिया है और उस कोड के अगेंस्ट क्या है डिस्क्रिप्शन, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो हम देखेंगे। ये कोड्स आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कोड 22101। अगर 22101 है तो वो क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जिसको कहते हैं PACS। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका कोड है 22101। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22201। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर कोड है 22201 तो ये कौन से होते हैं, FSS। FSS क्या होता है, फार्मर सर्विस सोसाइटी। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होती है विच इज मतलब जो कि फार्मर से एसोसिएटेड रहती है, FSS इसको कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोड है 22202। 22201 था FSS के लिए। अब 22202 है लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटीज। ठीक है, लार्ज साइज It's lamps, आदिवासी। man. हाँ It's जी, lamps. Lamps. Large size हाँ Adivasis जी, multipurpose. यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 22202 हो गया, 22201 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 22301। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी PCARDBS क्या होता है, कोई बताएगा? इधर फुल फॉर्म नहीं लिखा है। चलिए मैं बता देती हूँ, PCARDBS होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। क्या होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, 22301। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22302 होता है SCARDBS। अभी हमने प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एग्रीकल्चर बैंक्स देखा था, अब ये है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये भी एक तरीके का कोऑपरेटिव बैंक्स ही होते हैं। ठीक है, 22302। अब नेक्स्ट देखते हैं 22303। अदर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, 22303। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 22304, DCCBS डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक्स। DCCBS, ये इसका कोड क्या है, 22304। ये कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22305।
अब इसमें क्या आ जाता है, रीजनल हो गया, रूरल हो गया। अब इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन एरियाज में भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका कोड क्या होता है, 22305। इसके अंदर ये सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 22401 हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या कोड है, 22401। ठीक है, 22402 किसका है, सैलरी अर्नर सोसाइटीज। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, आप लोग को याद करने में भी इजी रहेगा, काफी इजी है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 22403 एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये सारे किसके टाइप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स है और उनके कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, 22403। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 22404 मार्केटिंग एंड ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, मार्केटिंग एंड ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मार्केटिंग और ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो उनका क्या कोड रहता है, 22404। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22499 नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सेक्टर का क्या कोड है, 22499। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, वर्ड्स के फॉर्म में, COOPE। मतलब ये इसमें क्या आ जाता है, COOPE मतलब अदर्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो हमने देखे इसके अलावा जो भी अदर कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है उनका कोड क्या रहता है, COOPE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। REGSO, रेक्सो मतलब हमें रजिस्टर्ड सोसाइटी, नाम कोड से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो इसका क्या है, REGSO। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट कोड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। SOCIE, सोसाइटी विच इज अनरजिस्टर्ड। अभी हमने रजिस्टर्ड सोसाइटी भी देखी थी, और अब ये है जो अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसका क्या कोड है, SOCIE। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए ये हमारा जो स्लाइड्स हैं ये खत्म हो चुकी है। काफी कॉम्पैक्ट सा छोटा सा टॉपिक था, बट काफी इंफॉर्मेटिव था, जिसमें कि बहुत कुछ आपको याद रखने की जरूरत है। तो आई होप सभी को सेशन समझ में आया होगा। कोड एग्जाम में आते हैं क्या? हाँ जी, कोड एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आ सकते हैं कोड्स, आपको सारे कोड्स आने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको सारे कोड्स आने चाहिए, है ना। आई होप सभी को ये सेशन पूरा प्रॉपर क्लियर होगा कि यूनियन बजट जो नया आया है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर TDS का परसेंटेज का चेंज, और हमने देखा कि जो हमने अभी देखा कि जनरेटर रेंट जिसमें होता है उसके क्या नॉर्म्स होते हैं, किसकी कितनी लाइबिलिटी होती है, वो भी हमने देखा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। और आप मतलब बाकी हमने 194N जो है, जो सेक्शन है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें देखी, और कोड्स भी देखे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। ठीक है, आई होप सभी को सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डाउट सॉल्विंग सेशन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग 5 मिनट्स का ब्रेक रहेगा आपके लिए, एंड 5 मिनट्स में आप लोग रिफ्रेश हो जाइए फटाफट से, फिर विजय सर का सेशन होगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ सेशन लेके और बातें करके, मेरा भी बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है, और आप लोग का तो रिवीजन होता ही है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। बैंकिंग ज्ञान केंद्र से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।